नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात आज नालंदा के सोसराय थाना क्षेत्र की छोटी पहाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है और अभी भी कई लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। मृतकों के घर वालों का कहना है कि ये लोग शराब पीकर आए थे और वहीं प्रशासन मामले की जांच की बात कह रही है। रोती पीटती मातम मनाती ये औरतें 50 साल के मन्ना मिस्त्री के घर की है। मन्ना को शराब पीने की बुरी आदत थी। मन्ना की बेटी बताती है कि उसी शराब ने उसके पिता की जान ले ली। दारू पिए थे, खाना को 3-4 दिन से नहीं खाए थे, थोड़ा बहुत रोटी या चावल खाते थे, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं, दारू पर रहते थे। क्या कहाँ पर पीते थे? कहाँ पर ना पीते थे, कहाँ जीवनी घर में पीते थे और जाने ताने भी पी के आते थे। नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र की छोटी पहाड़ी का ये कोई इकलौता घर नहीं जिसमें किसी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई हो। कई घरों में मातम पसरा है, चाहे वो भागो का घर हो, नागो का घर हो, अर्जुन पंडित का या अशोक कुमार का घर हो। इतनी मौतों के बाद भी मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। घर वालों का कहना है कि इन सभी की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हम 2 बजे रात में देखे उठ के एकदम गर्मी से बेचैन था। हम तो बोले कि जब कौचू हुआ तो बोले हमको गर्मी लगता है, बस इतना खाली कहा। अब तो हम हॉस्पिटल ले गए हैं, हॉस्पिटल के आते और इससे दवाइयाँ खत्म हो गई। क्या लगा आपको? कहाँ से पी के आए थे? शराब इधरे कने बिकता है सर, उधरे न जाते हैं पिए ले, हम नहीं देखते हैं। यानी पहाड़ पर बिकता है कि उन्हें बिकता है, जने बल आदमी चल जाता है। विम्स के बाहर पड़ा ये शव 26 साल के सुनील तांती का है। सुनील की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। माँ अपने लाल के सिर सेहरा बांधने की तैयारी कर रही थी। बहन को भाई की शादी का इंतजार था, लेकिन उसके पहले ही एक गलत आदत ने सुनील की अर्थी उठा दी। कौन है आपके? भैया। भैया की शादी हो गई है? नहीं। आपसे छोटे हैं बड़े? क्या हो गया था बताइए। दारू पिए थे रात में। कहाँ से? वही गांव पे मिलता है। तो कैल को हमारे बाबू कैल को लेमू के पानी दे लियो, लेमू के पानी पिल को, कल को गर्म पानी पिला दे हमारे भगिन में, कल को गर्म पानी पिला दे ममानी। हमारे बाबू ठीक हो तो ममानी नहीं सवाल लागल ममानी, हम गर्म पानी पी ले लियो। हमारे लेमू इतना खेल को हमारे बाबू लेमू खेल को आ दुनिया छोड़ दल का। मौतों के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। खुद डीएम और एसपी ने मोर्चा संभाल लिया है। डीएम का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मौतें क्यों हुई। तो पूरे जिले का बल यहाँ मंगाया गया है और मेरे और एसपी साहब हम लोग खुद इस अभियान को लीड करेंगे और इस पूरे एरिया को हम लोग अभी सघन अभियान चलाएंगे और अगर मिलता है कोई इस तरह का व्यापार करता हुआ तो उसको हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। शराबबंदी को लेकर इतने सख्त निर्देश के बाद अगर किसी की मौत संदिग्ध परिस्थिति में होती है और शराब पीने से मौत का आरोप लगता है तो ये जिला प्रशासन के लिए शर्मनाक बात है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब इस पूरे खबर को समझिए। अप्रैल 2016 में बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू की गई थी और शराबबंदी के बाद जनवरी 2021 तक 2,55,111 मामले दर्ज किए गए। करीब 51.7 लाख लीटर देसी शराब और 94.9 लाख लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है और 3,39,401 की अब तक गिरफ्तारी हुई है। 470 अभियुक्तों को कोर्ट से सजा भी मिल चुकी है। सीमावर्ती राज्य और नेपाल के 5,401 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 619 पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की गई है। 348 कर्मचारी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 183 लोगों को बर्खास्त किया गया है। 60 पुलिस पदाधिकारी थानाध्यक्ष पद से हटाए भी गए हैं।
यानी लगातार कार्रवाई हो रही है, चाहे वो शराब तस्कर हो या शराब पीने वाले हों, शराब की तस्करी करने वाले हों या फिर तस्करों से सांठगांठ रखने वाले हों, पुलिस वाले हो या बावजूद इसके शराब पीने और बेचने का धंधा चलता रहा है, जिसकी वजह से पैसा कमाने की होड़ और पुलिस वालों की मिलीभगत, जो पैसे के लिए ड्यूटी ठीक से नहीं निभाते और चोरी चोरी शराब का धंधा चलता रहता है। और शराबबंदी कानून के बाद ये हुआ कि गांव-गांव में जो तस्कर हैं वो पैदा हो गए और अवैध शराब की सप्लाई शुरू कर दी गई। नकली शराब की सप्लाई भी शुरू हो गई और पुलिस के मिलीभगत से ये धंधा फलता फूलता रहा और माफियाओं के एक बड़ा सिंडिकेट अस्तित्व में आ गया। अब लोग चोरी चोरी शराब बनाते हैं, लेकिन उन्हें तरीका नहीं पता होता। गलती से देसी शराब में गलत केमिकल मिला देते हैं, जिससे शराब जहरीली हो जाती है और लोगों की मौत हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और नालंदा में संदिग्ध परिस्थितियों में 6 लोगों की मौत को लेकर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। शराबबंदी पर आरजेडी के साथ साथ बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मातम की ये तस्वीरें नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी की हैं। सुबह से अब तक एक एक कर कई लोगों की मौत हो चुकी है। घर वालों का कहना है कि मरने वालों ने शराब। संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वालों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे जाड़े के इस मौसम में बिहार का सियासी तापमान चढ़ता जा रहा है। और कितने लोगों की जान ये सरकार लेगी? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं कि सारा फोकस, सरकार का सारा सिस्टम, सारे अधिकारी पदाधिकारी शराबबंदी में लगे हुए हैं। इसके बाद भी शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही इन मौतों ने आरजेडी को शराबबंदी पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। लेकिन बड़ी बात है कि अब तो बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने भी शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर दी है। शराब का लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद बिक्री हो रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अब तक लगातार जो है से शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री होती रही है और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं उसमें और उन त्रुटियों के कारण ही शराब की बिक्री हो रही है। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नालंदा के सोहसराय में हुई इन मौतों पर दुख जताया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि लगातार अभियान चल रहा है, इस मामले में भी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की घटना हुई है तो उसको सख्ती से हम सब निपटाते भी हैं और उन कारणों को भी खोजते हैं और उस पर सरकार काम भी करती है कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसको हम कैसे रोकें। शराबबंदी को लेकर सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। बावजूद इसके कुछ घटनाओं का हो जाना निश्चित रूप से चिंता की बात है। लेकिन सवाल है कि कुछ नेता शराबबंदी की क्यों चाहते हैं समीक्षा? शराबबंदी की समीक्षा से क्या होगा? क्या शराब पीने की छूट मिलने से मौतें नहीं होंगी? अगर शराब पीने की छूट मिलने के बाद भी मौतें होती हैं तो कौन जिम्मेवार होगा? क्या विपक्ष लेगा मौतों की जिम्मेवारी? अगर नहीं तो फिर बार बार शराबबंदी की समीक्षा की मांग क्यों की जाती है? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र की रिपोर्ट। चलिए इस पूरी खबर को समझिए। बिहार में शराब से पहले भी मौत की खबरें सामने आ चुकी है और संदेहास्पद मौत का ये कोई पहला मौका नहीं था और ये कोई पहली खबर नहीं थी। इससे पहले नवंबर महीने में कांटी मुजफ्फरपुर में 6 की मौत की खबर सामने आई थी। गोपालगंज में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी और बेतिया में भी 13 लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब पीने की वजह से, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी की महासमीक्षा की। 16 नवंबर को
शराबबंदी कानून की समीक्षा हुई, जिसमें सीएम ने यह साफ कर दिया कि शराबबंदी लागू ही रहेगी। गड़बड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो शराब तस्कर हो या कोई अधिकारी। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए के पाठक को मद्य निषेध विभाग में लाया गया और चौकीदार से डीजीपी तक की जिम्मेवारी तय हुई। उत्पाद विभाग और पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। भारी मात्रा में जब्त शराब को नष्ट भी किया गया और शराब तस्करों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया गया। शराब बनाने और पीने को लेकर सख्ती हुई है। ड्रोन के जरिए निगरानी भी रखी जाने लगी है अब, और गांवों में सीसीटीवी कैमरा भी लगाने की बात हुई है। खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। यहां तक कि सीएम खुद समाज सुधार अभियान पर निकले। सीएम ने जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक किया, जीविका दीदी से संवाद किया और साफ कर दिया कि बिहार में शराब नहीं मिलेगी, गलत करने वालों पर कार्रवाई होगी और शराब की समीक्षा नहीं होगी। सीएम ने कड़े संदेश के बाद भी कुछ नेता शराबबंदी की समीक्षा की मांग करते हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, कोई भी हो, सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि शराबबंदी की समीक्षा से आखिर होगा क्या? क्या शराब पीने से लोगों की मौत नहीं होगी? और अगर होगी तो उन मौतों की जवाबदेही आखिर किसकी होगी? बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको पटना से बता दें, जहां पटना में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर धांधली का बड़ा मामला सामने आया है। जन्म के 1 महीने बाद प्रखंड से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का नियम है, लेकिन यहां जो आवेदन रद्द हो जाता है, दलाल उसे बनवा देने में सक्षम है और डीएम ने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए। रिपोर्ट देखिए। पटना में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का धंधा, प्रखंड कार्यालय में फैला है दलालों का जाल। रद्द आवेदन को भी करा देते हैं चुटकियों में पास। कुर्सी टेबल लगाकर बैठे ये दोनों शख्स किसी ऑफिस के कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन ये काम जरूरी सरकारी ऑफिस का ही कर रहे हैं। तो पटना प्रखंड ऑफिस में काम कराने का ठेका लेने वाले दलाल हैं, जो पैसा लेकर कोई भी प्रमाण पत्र चुटकियों में बनवा देते हैं। लेटर पैड पर लिखवाना होगा। हमरा फलना आदमी का नाम पर कितना पैसा लगेगा? 800 रुपये है ना। अब ये जान लीजिए कि न्यूज 18 की टीम इन दलालों तक पहुंची कैसे। हाथ में जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी दिखाते इस व्यक्ति का नाम बलराम चौधरी है। समाज सेवी बलराम चौधरी ने एंजल कुमारी गुप्ता के नाम से एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने पटना के सदर प्रखंड के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी मीना कुमारी के कार्यालय में एक आवेदन दिया, लेकिन 4 महीने तक दौड़ाने के बाद उनका आवेदन ये कहते हुए रद्द कर दिया गया कि किसी बच्चे का जन्म घर में नहीं हो सकता है। लेकिन जब बलराम चौधरी ने यही रिजेक्टेड आवेदन दलाल को पैसे देकर भिजवाए तो उसे पास कर दिया। 3 महीना के रिजेक्ट के बाद हमने तुरंत दलाल के माध्यम से मैंने भिजवाया। 1000 रुपया दिया और एक सप्ताह के अंदर मुझे उनका ऑर्डर का कॉपी मिल गया। अपने तो महीना में 5 दिन और 7 दिन बैठती है, आधा घंटा बैठती है, चली जाती है। और ना बैठने का कारण है कि वो नहीं करती आवेदन, और या तो पब्लिक वहाँ घूम के जाएगा, दलाल के पास जाए। बलराम चौधरी के आरोपों की पड़ताल करने न्यूज 18 की टीम निकल पड़ी। न्यूज 18 की टीम पटना सदर प्रखंड के सांख्यिकी कार्यालय पदाधिकारी के ऑफिस पहुंची और आरोपी पदाधिकारी से सच्चाई जानने की कोशिश की। मीना कुमारी ने खुद भी स्वीकार किया कि यहाँ दलाल सक्रिय हैं, लेकिन ये कहती रही कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। 4-5 व्यक्ति औसतन डेली ऐसे होते हैं जो अपना नहीं किसी और का लेके आते हैं, और हमको इतना अधिकार नहीं है कि ये कह दे कि आप जाइए, हम आपका नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि सूचक कोई भी हो सकता है। इसी का फायदा उठाकर, जैसे हम अड़ नहीं सकते हैं कि हम नहीं लेंगे, किसका है, भतीजा का है, भतीजी का है, मेरे पड़ोसी का है, तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जबकि हमको पता है, चेहरा हम लगातार देखते हैं, और वो आदमी को आप क्या कह सकते हैं, आप समझते हैं। जाहिर बात है कि किसी दूसरे तीसरे का लेके यदि दौड़ रहा है तो बिना पैसे के दौड़ नहीं रहा है, क्यों चक्कर लगा रहा है 10 बार। दलाल कैसे पैसे लेकर कोई भी प्रमाण पत्र चुटकियों में बनवा देते हैं, उसकी तस्वीर तो आप पहले ही देख चुके हैं। ये जानकारी जब हमने पटना के जिलाधिकारी को दी तो उन्होंने जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिया।
नहीं, इसकी जांच हम लोग करा रहे हैं। कल एक आवेदन प्राप्त हुआ है हम लोगों को इस आशय का, और ये बहुत गंभीर मामला है। अगर इस प्रकार का है तो इसकी जांच के लिए हम लोगों ने दिया है, और इसमें जांच कराएंगे। जो लोग भी दोषी हैं उसके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। जानकारी देने के बाद पटना डीएम जांच करने की बात कहते हैं। सवाल है कि अधिकारियों की नजर पहले उन दलालों पर क्यों नहीं पड़ती जो बाकायदा टेबल कुर्सी सजाकर दिन के उजाले में सरकारी काम के लिए पैसे उगाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर को समझिए। जन्म के प्रमाण के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। बिहार में जन्म प्रमाण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बनता है। हालांकि अधिकतर लोग ऑफलाइन ही बनवाते हैं और उसके लिए एक फॉर्म भरना होता है और संबंधित दस्तावेज के साथ उसे जमा करना होता है। अगर आप पटना में जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सदर प्रखंड कार्यालय में जाना होगा। वहां से अनुशंसा पत्र मिलेगा जो कि सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी देंगे। उसके बाद नगर निगम में आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। कुछ इसी तरह से मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनता है। मृत्यु प्रमाण पत्र भी राजस्व विभाग से ही मिलता है और उसके लिए राजस्व विभाग से एक फॉर्म मिलता है। सबसे पहले उस फॉर्म को भरना होता है और मृतक की व्यक्तिगत जानकारी देनी होती है, जिसमें मृतक का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु की जो तारीख है बताने वाला एफिडेविट, राशन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी और एनओसी देना होगा। साथ में ये बताना होगा कि प्रमाण पत्र बनाने वाले एक मृतक के से संबंध क्या है। इतनी जानकारी देने के बावजूद बहुत से लोगों को प्रमाण पत्र नहीं बन पाता, क्योंकि राजस्व अधिकारी कई बार फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी ऑफिस के चक्कर लगा लगाकर परेशान हो जाते हैं और फिर फंस जाता है दलालों के चक्कर में। और अब यहां से दलालों का जो है वो काम शुरू होता है। दलाल परेशान व्यक्ति से पैसे की डिमांड करते हैं, जो 1000 से 5000 तक हो सकता है। क्योंकि दलालों की ऑफिस के अंदर तक की सेटिंग होती है, तो वो कैसे भी करके प्रमाण पत्र बनवा देते हैं। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं। तो आपको बताते चले कि ये जो प्रमाण पत्र बनाना होता है उसके लिए एक फॉर्म भी भरना पड़ता है और इन्हीं सब वजहों से जो होता है ये चलता आ रहा है। बढ़ते आगे और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी के बाद उम्मीदवार तय करने का सिलसिला शुरू हो गया। यूपी में बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए बड़ा दांव खेला है। वहीं बीएसपी ने भी पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पंजाब में कांग्रेस ने भी 86 उम्मीदवारों के टिकट फाइनल किए हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बड़ा दांव। पिछड़ा दलित वर्ग से 60% उम्मीदवार। गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे योगी। पंजाब में कांग्रेस के 86 उम्मीदवार तय। विधानसभा चुनाव की तैयारी। उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 60% उम्मीदवार दलित और पिछड़ा वर्ग से तय किए गए हैं, जिसके जरिए बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की काट निकाली है। साथ ही दलित पिछड़ा वर्ग विरोधी होने के आरोपों का जवाब दिया है। पहले और दूसरे चरण के लिए 107 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। पहले चरण में 57 और दूसरे चरण के लिए 48 उम्मीदवारों की सूची जारी। मौजूदा 63 विधायकों को दोबारा टिकट, 21 नए चेहरे भी सूची में शामिल। 44 सीटों पर ओबीसी और 19 सीट पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट। 10 महिलाओं और जनरल सीट से एक अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को भी टिकट। अयोध्या या मथुरा की बजाय सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पुराने गढ़ गोरखपुर शहर से लड़ेंगे चुनाव। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। यूपी में बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची के जवाब में बीएसपी ने भी पहले चरण के लिए 58 में से 53 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।
वहीं एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लिया। पहले चरण की सूची आज मैं जारी कर रही हूँ। 58 में से 53 विधानसभा की सीटों पर ये मैं आज जारी कर रही हूँ। न नौकरी मिली न रोजगार मिला, और उत्तर प्रदेश के चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, और यहाँ देखा है नौजवान अगर हक और सम्मान मांगने आए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित करके भेजा उन्हें। इधर पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 86 उम्मीदवारों के नाम जारी। चमकौर साहिब से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, अमृतसर पूर्व से नवजोत सिंह सिद्धू, मोगा से अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका चुनाव लड़ने वाली हैं। कांग्रेस पार्टी की जो 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है उसमें से सबके सब जीतने वाले उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव में 1 महीने से कम का समय बचा है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी और 14 फरवरी को पहले और दूसरे चरण के लिए, जबकि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में एक साथ 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा